हेलो। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं इंग्लिश में। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर स्टमक, इसोफेगस या ड्यूोडेनम की म्यूकस मेम्ब्रेन का एक इरोजन है। पेप्टिक अल्सर को उसके होने के स्थान के आधार पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर या ड्यूोडेनल अल्सर। यदि वो स्टमक में है तो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा, इसोफेगस में है तो इसोफेजियल या ग्रासनली अल्सर कहलाएगा, और यदि ड्यूोडेनम में है तो ड्यूोडेनल अल्सर या ग्रहणी अल्सर कहलाएगा। स्टमक की तुलना में ड्यूोडेनम में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। गैस्ट्रिक अल्सर आमतौर पर पाइलोरस के पास, स्टमक की लेसर कर्वेचर के पास होते हैं। सबसे पहले जो म्यूकस मेम्ब्रेन का इरोजन है वो शुरू होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और उसके बाद अगर उसका ट्रीटमेंट समय पे नहीं शुरू किया जाए तो वो डीप और डीप चलता जाता है। पहले सब म्यूकोसल लेयर, इवन मसल्स एंड पेरिटोनियम तक पहुंच सकता है, जिसे हम परफोरेशन भी कह सकते हैं। पेप्टिक अल्सर के कारण क्या है? पेप्टिक अल्सर के बहुत सारे कारण हैं। इसोफेजियल अल्सर सामान्यतः तब होता है जब स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिफ्लक्स या रिगर्जिटेशन होता हो या बैकफ्लो होता हो। इस डिसऑर्डर को हम GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसोफेगस में आया है वो वहाँ, क्योंकि प्रोटेक्शन कम होता है स्टमक की बजाय, तो वहां पर बहुत जल्दी वो इरोजन कर देता है और इसोफेजियल अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो यदि है उससे भी हो सकता है, उसके इन्फेक्शन से हो सकता है। और ये जो इन्फेक्शन है वो भोजन या पानी, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है, उसको लेने से ये संक्रमण हो सकता है। ये बैक्टीरिया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है, या जो वोमिटस है उसके संपर्क में आने से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंक्रीज्ड सीक्रेशन हो जाता है तो भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। और तनाव इससे जुड़ा हुआ है, किससे? इंक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यदि स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो उससे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सीक्रेट होता है और वो अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कुछ फूड जैसे दूध और कैफीन युक्त जो कॉफी होती हैं, धूम्रपान करना, शराब आदि का सेवन, ये भी सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज करते हैं और वो अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर डेवलप कर सकते हैं। पारिवारिक प्रवृत्ति यानी जो फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि किसी को परिवार में है तो बच्चों में होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अन्य जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कुछ दवाओं का प्रयोग, जैसे NSAID, जिसको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, और शराब का सेवन और जो धूम्रपान है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पेप्टिक अल्सर के लिए होते हैं। तनाव और जो मसालेदार भोजन है वो पेप्टिक अल्सर को डेवलप करने में भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, और यदि डेवलप हो गया है तो उसको फिर वर्स करने में, ज्यादा सीवियर करने में भी वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और उसके उपचार को भी प्रभावित करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है? तो इसके लिए कुछ लक्षण हैं, जैसे रोगी सुस्त दिखेगा, एसिडिटी वाला पेन होगा यानी जलन होगी, जिसे कई बार हम भूख दर्द के नाम से भी जानते हैं, कि लोगों को ऐसा लगता है कि भूख लगी हुई है, बट वो भूख नहीं, वो ये पेन है। मिड एपिगेस्ट्रियम या कई बार पीठ में दर्द होता है, जलन की शिकायत होती है। दर्द आमतौर पर खाने से दूर हो जाता है, क्योंकि जो भोजन है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और कई बार एल्कली युक्त जो फूड आइटम्स है वो लेने से भी दर्द कम हो जाता है। बट जैसे ही वो एल्कली का लेवल कम होता है और भोजन स्टमक से आगे पास हो जाता है तो एसिड फिर अपना काम दिखाना शुरू कर देता है और जो दर्द है वो वापस आ जाता है। इसके अलावा टेंडरनेस, एपिगैस्ट्रियम के मिडलाइन के ऊपर या थोड़ा सा राइट साइड में हल्का सा दबाव डालते ही पेन होता है, जिसे हम कहते हैं टेंडरनेस है। इसके अलावा पायरोसिस, पायरोसिस का मतलब हार्ट बर्न यानी जलन,
बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो रोगी हैं वो कहते हैं कि पेट में ऐसे आग सी लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा उल्टी, कब्ज होना, दस्त होना और अल्सर से रक्तस्राव होने से एनीमिया होना, ये सब पेप्टिक अल्सर के लक्षण हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सबसे पहले तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उससे ही काफी आइडिया हो जाता है कि रोगी को पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। कंफर्म और लोकेशन के लिए हम बेरियम मील एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन होता है, ओकल्ट ब्लड के लिए एंडोस्कोपी कर सकते हैं और एंडोस्कोपिक बायोप्सी भी की जा सकती है। ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य होता है वो है कि एक तो अगर मान लो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उसको समाप्त करना और गैस्ट्रिक एसिडिटी को खत्म करना। इसके लिए हम 3 विधियां काम में ले सकते हैं, मेडिकेशनल या मेडिकल मैनेजमेंट, जीवन शैली में बदलाव के द्वारा और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक्स। किसके लिए? ये जो बैक्टीरिया है इसके लिए मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिलिन और जो थ्रोमाइसिन है, ये मेडिसिन काम में ले सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस हैं। इसके अलावा हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप रेजिस्टेंस, ये हम देते हैं। स्पेशली NSAID से प्रेरित जो अल्सर है या जो ऐसा अल्सर जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से संबंधित नहीं है, उसके लिए हम इनको देते हैं, जैसे लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल आदि। जीवन शैली में बदलाव भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग करता है उपचार में, जिसमें तनाव कम करना, आराम के लिए रेस्ट के लिए कहना, धूम्रपान से बचना और कम मसालेदार भोजन और शराब को अवॉइड करना। ये जीवन शैली में बदलाव करके भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं यदि हल्के लेवल का पेप्टिक अल्सर है तो। इसके अलावा सर्जरी, ये लास्ट मेजरमेंट है। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो सर्जरी की जा सकती है, जिसमें पाइलोरोप्लास्टी है, पाइलोरस का रिपेयर करना, वेगोटोमी है, मतलब वेगस को वहां से कट करना, कनेक्शन खत्म कर देना ताकि पेन सीवियर जो सेंसेशन हैं वो ना हो। इसके अलावा एंट्रेक्टमी की जा सकती है, जिसमें एंट्रम के उस हिस्से को स्टमक के काट दिया जाता है और जो बचा हुआ पार्ट है उसको डुओडेनम या जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे हम एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम रोगी को प्रॉपरली असेस करेंगे और नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। अल्सर के रोगियों में जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो बहुत जरूरी है, ताकि डाइट हिस्ट्री से हम पता लगा सकें कि क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर थे। रोगी को एनकरेज करते हैं कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, संदेह हैं, उनको शेयर करें और प्रश्न पूछें। रोगी पेशेंट को कंटिन्यू वाइटल साइंस के लिए मॉनिटर करती है। टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन यदि है तो उसको रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि ये जीआई ब्लीडिंग या एनीमिया की ओर संकेत करते हैं। दर्द को कम करने के लिए और कंफर्ट लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो भी मेडिसिन है उसको समय पर देना, ये भी एक महत्वपूर्ण नर्सिंग एक्टिविटी है। रोगी को एस्प्रिन और ऐसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचने के लिए सलाह दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है जिनमें कैफीन होता हो, क्योंकि ये एक तो इस कंडीशन को वर्स करते हैं और ट्रीटमेंट में बाधा पहुंचाते हैं, उसको लंबा कर देते हैं। रोगी का जो भी टेंशन लेवल है उसको आंकलन कंटिन्यू हम करते रहते हैं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर वाले रोगियों में बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहते हैं अक्सर, और चिंता के स्तर को कम करने के लिए रोगी के अंडरस्टैंडिंग के लेवल के आधार पर उचित जानकारी प्रदान की जाती है। इवन डॉक्टर से भी उसको बातचीत करवाते हैं ताकि जो भी उसकी समस्याएं हैं वो पूछ सके, जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सके अपने इलाज से संबंधित। रोगी के साथ बहुत ही आराम से बातचीत करना होता है, तनाव की पहचान करने में मदद की जाती है, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल है वो भी पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देता है। रोगी को समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है कि कैसे तनाव को कम किया जा सकता है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। इसी प्रकार कुपोषण और यदि रोगी का वजन घट रहा है तो उसके लिए भी कंटिन्यू जो नर्स है वो मॉनिटर करती है रोगी को, और जैसे ही एक्यूट फेज समाप्त हो जाती है रोगी को हेल्दी डाइट और पर्याप्त न्यूट्रिशन लेने के लिए सलाह दी जाती है। बेहोशी होना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, इन लक्षणों के लिए लगातार हम मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये संकेत देते हैं
कि रोगी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। सर्जरी के दौरान और ऑपरेशन के बाद जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है उसको रिमूव करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई जाती है, तो उसकी हम प्रॉपर केयर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और जो फ्लूइड इम्बैलेंस है उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना है, क्योंकि ये हमें संकेत देते हैं कि लोकल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है और पेरिटोनियम में परफोरेशन तो नहीं हो गया है, पेरिटोनाइटिस तो नहीं हो गया है। ऑपरेशन के बाद आईवी फ्लूइड्स कंटिन्यू करते हैं ताकि आईवी जो अपने फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। जो भी प्रेस्क्राइब्ड फ्लूइड है वो कंटिन्यू किया जाता है और परफोरेशन के लक्षणों के लिए लगातार मॉनिटर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेरिटोनाइटिस का जो मेन कारण है ऑपरेशन के बाद वो यही है कि परफोरेशन हो जाए, ठीक है। और पता कैसे चलेगा? पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो, बेहोशी हो जाना, वॉमिटिंग होना और बहुत ज्यादा टेंडरनेस, और जो पेट है वो एक बोर्ड टाइट हो जाता है, बोर्ड एब्डोमेन जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। तो ये एक अगर ये कंडीशन हो गई है तो इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत फिजिशियन या सर्जन को इन्फॉर्म किया जाता है और शॉक से बचने के लिए, रोगी को बचाने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। स्पेशली इसमें आईवी फ्लूइड को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, वो शुरू करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा इनटेक आउटपुट मॉनिटर किया जाता है और उसको इनटेक आउटपुट चार्ट में भी रखा जाता है, लिखा जाता है। डिस्चार्ज प्लानिंग जब हो रही होती है तो उसमें पेप्टिक अल्सर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो एसिड पैदा करने वाले भोजन से बचें, शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान से बचें। रोगी को ये सलाह भी दी जाती है कि वह जो भी दवाएं हैं समय से लें, जितने समय के लिए बताया जाए उतने समय तक लें, और यदि लक्षण फिर से अपीयर होते हैं तो फॉलोअप के लिए जरूर आए। स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और mynursingstudents.blogspot.com इसे विजिट कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट आपको मिलेगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।